नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जो कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, उसके चौथे पार्ट को लेकर के हाजिर हो चुके हैं। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। लेकिन हर रोज की तरह पहले कल वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। तो बने रहिएगा दोस्तों शानदार तरीके से और पढ़ते रहिएगा। तो देखते हैं कल वाला क्वेश्चन आखिर कैसे करना है। देखना, यदि ए का 33 सही 1/3%, बी का 1.5 और सी का 1/8 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो ए बी सी का रेशो क्या होगा, है ना। देखते हैं, चलो कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो देखना, ए, ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुना। 33 सही 1/3%, ठीक है। देखो 33 सही, आप ये चीज तो जानते होंगे कि जैसे कि 2 सही 1/3 है ना। 2 सही 1/3, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है? ये फिलहाल जो है ये दोस्तों, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है, बट कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसे, मिश्रित भिन्न। जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तभी हमने ये सब चीज बताई थी आपको कि भिन्न मतलब जो कौन कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न वगैरह, ये सब चीज हमने बता रखी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हमें सिंपल फ्रैक्शन में लाना है इसे। तो क्या करना है? देखो 3 दूनी 6 और 1 7/3 ऐसे करते हैं इन्हें। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। 33 सही 1/3 है, तो देखना 33 दिया 99 और 1 100, है ना। 100 और बटे में 3, ये है 33 सही 1/3 का मतलब क्या है? 100/3। और क्योंकि परसेंट का साइन है और आप जानते हो परसेंट का साइन जब हटाते हैं तो बटे में आता है 100, ठीक है। और इक्वल टू क्या है? बी का 1.5, फिर इक्वल टू क्या है? सी का 1/8। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, है ना? बस ये थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है हमने, है ना। अब देखो क्या करना है, ये पॉइंट खत्म कर देता हूं मैं और अपॉन में क्या लिख देता हूं? 10। अब देखो इस 100 से ये 100 क्या हो गया? कैंसिल। 5 से 3 बार और 5 से कितनी बार? 2 बार। बचा क्या दोस्तों? यहां a/3 बचा। क्या बचा? a/3 बराबर में क्या बचा? 3b अपॉन में 2। ओके, और फिर बराबर में क्या बचा? c/8। क्या बचा? c/8। तो हमारी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। कौन सी फॉर्म आ चुकी है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी और भी कुछ करना बाकी है इसमें। अभी क्या करना है? देखो ऊपर क्या है? 3, है ना। ऊपर क्या है? 3। तो ये ऊपर 3 नहीं होता, केवल ये 2 बटे में होता। तो फिर ये जो नीचे वैल्यू है इनकी, है ना, ये इनका रेशो आ जाता सिंपल, ठीक है। लेकिन अब ये 3 गड़बड़ कर रहा है, ना तो ए के साथ है कुछ, ना ही सी के साथ है, बस बी के साथ है 3। तो ये 3 गड़बड़ कर रहा है। इस 3 को यहां से हटाते हैं, है ना। तो इस 3 को यहां से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों में क्या कर दो? 3 का डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 का डिवाइड, यहां भी 3 का डिवाइड करो, यहां भी 3 का डिवाइड करो और यहां भी 3 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इस 3 से ये 3 क्या हुआ? कैंसिल। तो अब क्या बचता है हमारा? a/9 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/24। ओके, ये बचता है ना, ऐसे। तो a बटे इतना, b बटे इतना और c बटे इतना, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? इक्वल। अब देखो हमने ऐसी सिचुएशन पहले भी बनी है ना। तो बता चुके हैं कि 2 कंडीशन बनती है। कैसी कंडीशन बनती है? 2 कंडीशन। देखो एक तो ये हो गई, जैसे कि मानो 2a बराबर 3b बराबर 4c। एक तो ये कंडीशन। एक होती है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, है ना। तो ये 2 कंडीशन होती हैं। अब दोनों कंडीशन में हमें करना क्या होता है? अगर ये कंडीशन बनी है तो हमें क्या करना है? जो a के बटे में है वो a की वैल्यू मानेंगे, जो b के बटे में है उसे b की वैल्यू मानेंगे और जो c के बटे में है उसे c की वैल्यू मानेंगे, है ना। तो ये करना है। लेकिन अगर गुणा में आते हैं तो फिर क्या करते हैं, है ना, 2
3 और 4 का क्या लेते हैं एलसीएम, 2 3 4 का क्या लेते हैं एलसीएम, है ना। और एलसीएम लेके 2 से कितनी बार कटा 6 बार, 3 से कितनी बार कटा 4 बार, है ना। और 4 से कितनी बार कटा 3 बार, फिर ये आ जाती, फिर ए का मान होता 6, बी का मान होता 4 और सी का मान होता 3, अगर गुणा में होते तब। लेकिन ऐसे हो तो समझो जो ए के बटे में है वो ए का मान बी के बटे में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ सिचुएशन हमारी ऐसी तो है, ठीक है, बटे वाली सिचुएशन बन रही है, तो ए के बटे में जो है वो ए की वैल्यू है, जो बी के बटे में है वो बी की वैल्यू है, और जो सी के बटे में है वो सी की वैल्यू है। ओके, तो देखो अब एबीसी का रेशो क्या आ जाएगा यहां से, है ना। यहां से एबीसी का रेशो अगर मैं निकालूं तो वो क्या आ जाएगा 9:2:24, है ना, ये आ जाएगा 9:2:24, है ना। बताना क्या है हमें एबीसी का रेशो, तो यही आ गया आंसर 9:2:24, बिना कुछ करे देखना, कुछ किया भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही आ गया सरल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होना था, तो ऑप्शन हमारा थर्ड क्या हो जाएगा 9:2:24, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। तो चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन सारे लैंग्वेज के हैं बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है और इजी भी नहीं है दोस्तों, कभी आप ये समझ लो कि हाँ बहुत इजी है ना, हल्के में भी ना ले, एवरी क्वेश्चन, ठीक है, जो है सबको जितने भी हैं सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन के प्रीवियस क्वेश्चन है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस वगैरह। ओके, तो देखना अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। 7,000 रुपए की राशि जो है वो 3 बंदों में विभाजित की गई है, उनका नाम क्या क्या है ए बी सी। अब उनमें विभाजित कैसे की गई है, देखो जो ए और बी का रेशो है वो कितना है 2:3, और जो बी और सी का रेशो है वो कितना है 4:5। तो बताना है बी का हिस्सा क्या होगा, है ना। देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पीछे बहुत सारे करा दिए हैं, है ना। बस ये देखो, तुम देखो दिया क्या है ए और बी का, है ना, ए और बी का जो रेशो दिया है वो क्या दिया था 2/3, और बी और सी का जो रेशो दिया है बी और सी का वो क्या दिया है 4/5, है ना। ये रहा ए और बी का, ये रहा, और बी और सी का ये रहा, और टोटल राशि कितनी है इतनी, है ना। भाग किसका बताना है हमें बी का। देखिएगा बड़े प्यार से देखिएगा, यहां तक आपको कोई टेंशन है ही नहीं क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन ही उतारा है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया था किन लोगों के बीच में विभाजित किया है इसने पूरी राशि को, केवल 3 बंदे हैं, वो ए बी सी, है ना। तो ये जो है ये केवल 3 बंदों का रेशो है ए बी सी का, लेकिन जो एक बंदा है वो 2 बार आया है। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था दोस्तों कि अगर 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनमें कोई एक संख्या रिपीट हुई हो, मतलब एक 2 बार आई हो, है ना, तो वहां का जो सिस्टम करते हैं फिर वहां हम ये करते हैं कि जिस संख्या का रिपीटेशन हुआ है उसको हम सेम करते हैं, जिस संख्या का रिपीटेशन हुआ है उसे हम क्या करेंगे सेम करेंगे। यहां देखना आप a बटे b का मान क्या है 2/3 और b बटे c का मान क्या है 4/5। तो रिपीट जो हुई है वो कौन सी संख्या है दोस्तों, वो b है। देखना b ऊपर है और b नीचे भी है, दोनों जगह है, मतलब b a के साथ भी है और b c के साथ भी है। तो बस दोस्तों और कुछ नहीं है, जो यहाँ सिस्टम है वो क्या है, बस b को हमें क्या करना है सेम करना है। अब सेम कैसे करेंगे, ठीक है, देखो यहां कितना है b का मान 3, यहां कितना है b का मान 4, है ना। तो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। तो एक काम करते हैं b का जो है जो b है b का जो मान है उसे 12 कर लेते हैं। देखो ये 3 का हमें 12 बनाना है तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी 4 की, है ना, और इस 4 का भी क्या बनाना है 12, तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी 3 की, बात खत्म बस। अब क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो क्या कहता है, जो तुमने अगर किसी संख्या से भाग दिया है तो उससे गुणा भी करनी पड़ेगी, तो 4 से भाग दिया तो 4 से गुणा भी करी, यहाँ 3 से गुणा करा तो 3 से भाग भी करना पड़ेगा, बस खत्म बात। 4 दूनी क्या हो गया 8, 4 तिया क्या हो गया 12, 3 चौक क्या हो गया 12, और 3 पंजे क्या हो गया 15,
3 पंजे क्या हो गया 15। ठीक है, अब इन तीनों का क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है। तो निकाल लीजिए ए बी सी का रेशो क्या आ चुका है 8, 12 और 15। ये ए बी सी में क्या है रेशो आया है हमारा। ओके, एबीसी का रेशो आ गया है बिना किसी दिक्कत के। अब देखो करना क्या है, टोटल राशि कितनी थी दोस्तों 7000, 7000। तो अब हमें हिस्सा किसका बताना है, इसमें केवल बी का हिस्सा बताना है, केवल बी का। तो एक काम कीजिए, ये टोटल रुपए अगर देखो ये एबीसी में इतना, ये धन का ही तो रेशो है। ये जो रेशो है ना ये किसका है, ये एबीसी के जो जो बीच में बांटा गया धन है, ये उसी धन का रेशो है। तो ये टोटल धन किसके बराबर होना चाहिए 7000 के। तो इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो 12 और 8 क्या हुआ 20, 12 8 20, 20 और 15 क्या हो गया 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो 35 है वो किसके बराबर है 7000 के। जो 35 है वो किसके बराबर है 7000 के। तो एक का मान निकाल लीजिए। तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, 200 आ गया है ना। एक किसके बराबर है 200 के। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा कौन सा है, बी का हिस्सा है 12। तो हमें 12 की वैल्यू बतानी है और हमारे पास एक की वैल्यू क्या है 200। तो हमें 200 में केवल किसकी गुणा करनी है 12 की। हमें 200 में केवल 12 की गुणा करनी है। तो 12 दूनी क्या हो गया 24 और 2 जीरो ऐसे ही लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। ओके, तो हमारा आंसर 2400 आ गया और ऑप्शन फर्स्ट हमने कर दिया सही। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत। वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले जो पहली है ना 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला जो भाग है उसका जो 5वां भाग है और दूसरा जो है उसके 8वें भाग का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो पहला भाग कितना होगा, कोई नहीं देखना क्या दिया हुआ है। टोटल रुपए टोटल कितने हैं 94 को दो भागों में बांटा गया है। देखो क्या कहा है, पहली का 5वां भाग, पहली का 5वां भाग। तो एक पहली भाग मैंने मान लिया ए, तो उसका 5वां भाग क्या होगा a/5। क्या हो गया उसका 5वां भाग a/5। और दूसरी का क्या है 8वां भाग, दूसरी का क्या है 8वां भाग। तो दूसरी का क्या हो गया 8वां भाग। ओके, पहली का 5वां भाग और दूसरी का 8वां भाग, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 3:4। कितना है वो 3:4। ओके, ये आ गया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है ना, हमें जो बताना है इन दोनों को पहले सेट करते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे सेट। अब एक काम करते हैं, देखो इन दोनों का अनुपात दिया था, ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात है ना। अब क्या करें यहाँ हम एक काम करेंगे कि देखो ऐसा करते हैं। देखो ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए 3 के, और ये किसके बराबर होना चाहिए 4 के। क्यों, क्योंकि दोनों का रेशो इसके बराबर है, दोनों का रेशो इसके बराबर है। तो दोनों की क्या होनी चाहिए कंपेयर होनी चाहिए है ना। चलो जी, तो फिर a/5 जो है ना, जो a/5 है वो किसके बराबर होना चाहिए 3 के। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15 है ना। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15। ऐसे यहां से देखो जो b/8 है वो किसके बराबर है 4 के है ना। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 चौक 32 होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 चौक 32। क्लियर, यहां आ गया। तो ए और अब यहां से हम निकालें ए और बी का रेशो, ए और बी का रेशो तो क्या आ जाएगा 15:32। क्या आ गया ए और बी का रेशो 15:32 है ना। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें बताना है वो रेशो नहीं बताना है, वो हमें पहला भाग बताना है। क्या बताना है हमें पहला भाग। ओके, चलो जी, तो पहला भाग कितना है हमारा 15। हमें 15 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है 15 की। और जो 94 है वो इन्हीं दोनों में बांटा गया था ए और बी में है ना, इतने। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 94। तो 15 और 32 कितने होते हैं 47 होते हैं। 15 और 32 जो होते हैं वो होते हैं 47। और 47 जो है वो किसके बराबर है 94 के। 47 किसके बराबर है 94 के है ना। और तो 47 से कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार।
ठीक है, 47 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 47 दूनी 94 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1 है वो किसके बराबर आ गया है दोस्तों, 2 के बराबर, है ना। जो 1 है वो किसके बराबर आ गया है, 2 के। हमें क्या बताना है, पहला भाग बताना है, और पहला भाग कितना है हमारा, 15। पहला भाग कितना है, 15, और हमें 1 का मान कितना पता है, 2। 1 का मान पता है हमें 2 है, हमें किसका बताना है, 15 का। ठीक है, तो 15 में कितने की गुणा कर देनी है, 2 की। तो 15 दूनी आप जानते हैं 30 होता है, क्या होता है, 30। 15 दूनी 30, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, 30। और फर्स्ट ऑप्शन हम क्या करेंगे, सही। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल इजी, है ना दोस्तों। आप विश्वास कीजिएगा, हमने किसी भी चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है, हर कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है और बाकी आपका सिलेक्शन पक्का समझो, है ना। देखना, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों एवं 5 भतीजों के बीच, ठीक है, कितने रुपए की राशि बांटता है, 12,600। बहुत ज्यादा रुपए दे दिए हैं इसने, तो 12,600, 7, 3, 10 और 5, 15 व्यक्तियों के बीच बांट दिए हैं इसने 12,600 रुपए। अब देख लीजिए आप कितनी बड़ी राशि है। चलो कोई नहीं, ये अगर 2 रुपए भी बांटता तो हमें तो बांटने पड़ेंगे दोस्तों, बिकॉज हमें तो क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखना, 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों, है ना, 12,600 रुपए बांटे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब बांटने का सिस्टम क्या है पहले उसे देखिएगा, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन होने वाला है नहीं। देखते हैं आगे क्या कहा है क्वेश्चन में। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती हो, हर बेटी को, है ना। चलो एक काम देखो, जिन जिनके बीच में बांटी है राशि, उनके साथ इस व्यक्ति का रिलेशन क्या है, बेटे का रिलेशन है, बेटी का रिलेशन है, और नेफ्यू भतीजे का रिलेशन है। ठीक है, बेटी, ओके, और बेटा और भतीजा, ये 3 रिलेशन हैं, है ना। ये 3 उसके रिलेटिव्स हैं, बेटा, बेटी और भतीजा, जिनमें उसने अपने 12,600 रुपए को बांटा है। अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए और इसे सेट करते जाइए। क्या देखो, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती हो, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती हो, अगर मैं मान लूं कि भतीजे को 1 रुपया मिलता है, तो बेटी को कितने मिलते हैं, 3 रुपए। ठीक है, 3 गुना मिल रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि भतीजे को 1 रुपया मिला, तो बेटी को कितने मिले, 3 रुपए, है ना। फिर आगे क्या कहा है, बेटी को, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, एवं हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, है ना, एवं हर बेटे को हर भतीजे से कितने गुना राशि मिलती है, 7 गुना राशि। इसका मतलब इसे कितनी मिलती है, बेटे को 7, है ना, इसे कितनी मिलती है, बेटे को 7। ओके, तो तीनों का रिलेशन ही यही आ गया है। तीनों का रिलेशन मतलब जो तीनों का रेशो है वो आ गया है 3:7:1। ठीक है, बेटी, बेटा और भतीजा। बेटा ज्यादा प्रिय होता है दोस्तों, तो देखना कितना दे रहे हैं बेटे को। बेटी कम प्रिय, भतीजा दूर कर ले से, इसे बेचारे बहका दिया ही दिखे मुझे तो लगा ये। ठीक है, चलो खैर, है ना। तो बेटी, बेटा और भतीजा, इन तीनों में बांट दी गई है राशि 3:7:1 के अनुपात में, है ना। अब देखना क्या है, सिस्टम है क्या कि कितनी राशि थी, 12,600 रुपए, है ना। अब देखना, इन तीनों का रेशो क्या आ गया है, 3:7:1, ये आ गया है ना। अब एक काम करते हैं दोस्तों, देखो, बेटे देखो कितने बेटे थे उसके, ठीक है, 7 बेटे थे। कितने बेटे थे, 7 बेटे, है ना। अच्छा, 7 बेटे थे, और ये जो 7 रुपए मिल रहे हैं ना, बड़े ध्यान से देखना, यही इस क्वेश्चन में बस जो बताने के लिए जा रहे हैं वही लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है। बेटे कितने हैं, 7। यहां देखना, ये जो सिस्टम है ये एक एक का है
है ना। ये एक बेटी का है, एक बेटे का है और एक भतीजे का है ना। सबका एक एक का सिस्टम है यहाँ, बट सिस्टम वही बैठाना है जो इन्होंने दिया हुआ है। बेटे हमें 7 लेने हैं, है ना, और बेटा है कितना, एक। अब एक बात बताओ आप, पहले ये देखो भतीजे कितने हैं, भतीजे हैं 5। कितने भतीजे हैं, 5। अब आप ये बताओ, अगर एक भतीजे को 1 रुपया मिला तो 5 भतीजों को कितने रुपए मिलेंगे, 5। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 5 की। कितने की मल्टीप्लाई कर दे, 5 की, है ना। अच्छा जी, अब ये बताओ कि अगर बेटे कितने हैं, 7। जब एक बेटे को 7 रुपए मिलते हैं तो 7 बेटों को कितने मिलेंगे, तो 7 की क्या करनी पड़ेगी इसमें, गुणा। 7 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा। ठीक है। ये 7 बेटों के रुपए, ये 5 भतीजों के रुपए हो गए हैं, ये 7 बेटों के हो गए हैं, है ना। अब यहाँ ये 5 भतीजे हैं और ये 7 बेटे हैं, है ना। और बेटी कितनी थी, बेटी थी 3। 3 बेटियों का करना है, तो जब एक बेटी को 3 रुपए मिलते हैं तो 3 बेटियों को कितने मिलेंगे, 3 गुणा 3। 3 गुणा 3, है ना। तो जो रियल रेशो है, जो रियल रेशो है वो ये आया है। ठीक है, 3 बेटी 7 बेटे और 5 भतीजों का जो अनुपात आया है वो ये आ गया है। क्या आ गया है, 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49 और 5 एकम 5। ये आ गया है हमारा क्या रेशो आ गया है सबका, जितने भी सदस्य थे उन सबका रेशो ये आ गया है फाइनली। अच्छा जी, अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा हमें ये बताना है। तो एक बेटी का हिस्सा तो 7 रुपए था ना, एक बेटी का हिस्सा 7 रुपए था, तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है। बस किसकी वैल्यू बतानी है, 7 की। ठीक है, अब देखो, है ना, एक बेटी का हिस्सा कितना था, नहीं दोस्तों ये तो बेटा है, ये तो हमारा बेटा है। ठीक है, हमें बेटी का, बेटी यहां है दोस्तों 3, है ना। तो एक बेटी को कितने रुपए मिल रहे थे, 3। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान भटक जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो एक बेटी को 3 रुपए मिल रहे थे, तो हमें एक बेटी का हिस्सा बताना है, तो हमें 7 की वैल्यू नहीं बतानी, हमें बतानी है 3 की वैल्यू। ओके, चलो अब देखते हैं। ये सारा धन वही तो है जो इनमें बांटा गया है, ये सारा धन वही है दोस्तों जो इनमें बांटा गया है। और ये सारा धन कितना है, 12,600। मतलब इन सबको मिला करके किसके बराबर रखना है, 12,600 के, है ना। तो जोड़ते हैं, देखो इन्हें पहले, है ना। 49 में 5 और जोड़ेंगे हम, 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 54 हो गया। 54 और 9 कितना हो जाएगा, 54 और 9 63। ठीक है, 54 और 9 क्या हो गया है, 63। इसका मतलब ये सारा जोड़कर कितना बैठ रहा है, 63, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 12,600 के। 12,600 के टोटल रुपए बराबर टोटल रुपए 12,600 के। और आप जानते हो कि 63 दूनी होते हैं 126। ठीक है, 63 एकम 63, 63 दूनी, इसका मतलब कितनी बार कट गया है ये, 200 बार। 200 बार कट चुका है, इसका मतलब एक का मान क्या आ गया है, 200। जो एक है वो किसके बराबर आ गया है, 200 के। वैल्यू किसकी बतानी है हमें, 3 की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था एक बेटी का हिस्सा क्या था, और एक बेटी का हिस्सा 3 रुपए था, तो हमें 3 की वैल्यू ही बतानी है। और हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए, तो 3 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे पक्का। ठीक है, 3 की करनी है मल्टीप्लाई, और 200 तिया 600 होते हैं, मुझे पता है आपको पता होगी, 200 का टेबल आपके याद है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो अब कीजिएगा इन्हें, ये कैसे होंगे, है ना, देखना कैसे करने हैं। वीडियो को जब आपके सामने क्वेश्चन हो दोस्तों, देखो 3 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज कर देना चाहिए और एक बार खुद ट्राई करनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और हो जाएंगे, और नहीं होते हैं तो फिर वीडियो को, ठीक है, ऑन करोगे तो फिर आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। चलो देखिएगा, पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों में बांटी गई है, किस किस में, ए बी और सी में। कैसे बांटी गई है कि ए के हिस्से का जो 4 गुना है बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। देखो ए के हिस्से का 4 गुना
बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के, इसका मतलब सी के हिस्से के 3 गुने के, इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं एक दूसरे के, है ना। ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, बराबर। ओके, अच्छा अब देखो, जब मैंने आज की अपनी ये नई जो पार्ट है ये स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था और मैंने तभी वो एक बात बताई थी, अगर आपके याद हो तो, ना हो तो रिवर्स करके वीडियो को देखोगे तो तब पता चल जाएगी। मैंने बताया था कि किसी भी राशि को अगर 3 भागों में 4 भागों में बांटते हैं तो वहां दो ही टाइप होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। क्या होता है, जैसे कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बटे में, है ना। अगर अपोन में दिया हो तो मैंने क्या कहा था, एक तो वो कंडीशन होगी या तो बटे में देगा, या फिर एक वो कंडीशन होगी जब गुणा में देगा, जैसे कि यहां गुणा में है। तो मैंने क्या कहा था, अगर बटे में दिया हुआ है तो वही उनकी वैल्यू होंगी, जैसे a/2 है तो a की वैल्यू 2 है, b/3 है b की वैल्यू 3 है, c/4 है c की वैल्यू 4 है, वही उनकी वैल्यू होंगी। लेकिन अगर बटे में नहीं दिया है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा में दिया है, तो फिर क्या करना है, एक बार फिर बताते हैं, आप समझते रहना। अगर गुणा में हो तो उनका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, अगर गुणा में हो तो उनका एलसीएम लेते हैं। अब ये 4 6 3 ये एबीसी के गुणा में है, अगर ये बटे में होते तो यही इनके मान होते, लेकिन अब ये इनके मान नहीं होंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 4 6 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और आप जानते हैं 4 6 3 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। 4 6 3 का एलसीएम क्या होता है, 12, है ना। चलो जी, तो हमें निकालना है किस किस का रेशो, ए बी सी का रेशो। अब काटते जाइए और रेशो निकालते जाइए, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 12, 4 से काटिए 12 को, तो 4 तिया 12, तो ए की वैल्यू 3 ये आ गई है ना। 6 से 6 दूनी 12, 2 आ गया है, और 3 चौक 12, 4 आ गया है। तो ए बी सी का रेशो ये आ गया है हमारा, ए बी सी का रेशो आया है। अब बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा बताना है क्या होगा। अब ये बताइए राशि कितनी थी जो बांटी गई थी, 1800 रुपए, है ना। और ये भी तो 1800 के ही पार्ट हैं, मतलब इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 4 9, इसका मतलब जो 9 है ना वो किसके बराबर है, 1800 के। तो 9 एकम 9 से कितनी बार कटेगा, 200 बार, है ना। कितनी बार कट गया, 200। इसका मतलब एक जो है वो किसके बराबर आ गया, 200 के। हिस्सा बताना है ए का, किसका हिस्सा बताना है, ए का। और ए का हिस्सा क्या है हमारा, ए का हिस्सा है 3, तो 3 की वैल्यू बतानी है, और 1 की वैल्यू 2 है। तो हमें क्या करना है, केवल बस 3 की गुणा ही तो करनी है दोस्तों, 3 की गुणा करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 600। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन को क्या कर दिया है, सही। अब चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा इसको कैसे करते हैं। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया पहला भाग ए बी सी है, तो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, है ना, और तीसरे भाग का चौथाई, तीसरे भाग का चौथाई, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है ना। ये क्या है, एक दूसरे के बराबर। अब वही कंडीशन बन चुकी है जो अभी एक्सप्लेन की थी 20 सेकंड पहले, ठीक है। यहां जो की थी बटे वाली कंडीशन आ गई है, दोनों कंडीशन चलो ये भी ठीक है एक साथ आ गई हैं, ठीक है। देखो गुणा में था तो क्या लिया, एलसीएम। अब बटे में था, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए और बी सी का रेशो यही आ जाएगा, ए बी सी का रेशो क्या आ गया, 2 3 4। ए बी सी का रेशो क्या आ गया है, 2 3 4। बताना क्या है हमें, 81 को 3 भागों में, है ना, तीनों भाग, रेशो नहीं बताना है क्वेश्चन में, वैसे रेशो यही आया है ना, लेकिन हमें तीनों के भाग अलग अलग बताने हैं, तीनों के भाग अलग अलग, कोई बात नहीं। देखो तीनों को जोड़िए, 2 और 3 5 और 4 9, कितना आ गया, 9। और जो 9 है वो किसके बराबर है दोस्तों, 81 के बराबर है। 9 किसके बराबर है, 81 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 9 के, क्योंकि 9 नाम 81, 9 9 जा 81। ओके, तो 1 किसके बराबर आ चुका है, 9 के। तो तीनों भाग अलग अलग बताने हैं, कुछ भी नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, नो की मल्टीप्लाई कर देनी है। a का भाग बताना है a का, तो a का भाग 2 था तो 2 नाम कर देना है, 18 आ गया। b का भाग बताना है, b का भाग कितना था, 3, 3 नाम कर देना है, क्या आ गया, 27। c का भाग बताना है, c का भाग कितना था, 4, 4 नाम कर देना है, 36। 18, 27, 36 यही तीनों के भाग होंगे। ठीक है, ये आ गए हमारे आंसर। बताइए अगर कोई आपको दिक्कत लग रही हो तो, है नहीं है, ओके। तो थर्ड ऑप्शन को हम करते हैं करेक्ट और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बताइए उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने जान पूछ कर लिया है दोस्तों, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं रेशो के वो कैसे आ रहे हैं कि इसका इतना गुना इसका इतना गुना एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि इससे इतना अधिक या इतना कम, है ना, क्योंकि कम और अधिक ये थोड़ी अलग हो गए, है ना। अधिक का लिए बोलता है तो हमें प्लस लेना पड़ता है और कम के लिए बोलेगा तो माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन कोई विशेष बात है ही नहीं। देखना इसको भी कैसे कर लेंगे हम। 300 रुपए की राशि बांटनी है, नो प्रॉब्लम। किस में बांटनी है, पी क्यू आर में। पी क्यू आर, पी क्यू आर कैसे कैसे बांटनी है, देखो ये कहा है क्वेश्चन में कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, मान लिया इसे एक्स रुपए मिले तो इसे कितने देने हैं, फिर एक्स प्लस 30, x प्लस 30। क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इसमें 60 और जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 90। इसका मतलब ये किसका भाग हो गया आर का। ठीक है, ये किसका भाग हो गया है, आर का। तो तीनों के भाग आपके सामने आ चुके हैं, पी का, क्यू का और आर का। और ये सारी राशि तीनों में बांटी गई है। कितने रुपए बांटे गए हैं तीनों में, 300 रुपए, है ना। ऐसे इसे इतने मिले, इसे इतने मिले, इसे इतने मिले। लेकिन अब एक बात बताओ आप, ये 300 रुपए बस केवल 3 व्यक्तियों में बांटे गए हैं, पी क्यू आर, जो कि ये रहे। अगर इनसे वापस ले लिए जाएंगे रुपए तो इन्हें जोड़कर कितना आएगा, 300 ही तो आएगा। तो मतलब मेरा ये है कहने का कि इन तीनों को मिला के 300 ही बैठेगा दोस्तों। मतलब ये हुआ इन तीनों का योगफल 300 के बराबर होगा, है ना। इन तीनों का योगफल 300 के बराबर। तो तीनों को जोड़ देते हैं। देखो एक एक्स और एक एक्स, 2x और एक एक्स, 3x प्लस 30 और 90 120 बराबर किसके है, 300 के, बराबर 300। ठीक है, अच्छा जी कोई बात नहीं। 3x बराबर 300 में से 120 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 180। जब 300 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180। अब 3 से इसे काट देंगे 60 बार। कितनी बार, 60 बार। तो x का मान क्या आ गया है, 60। x का मान क्या आ गया है, 60। अब हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। तो बता दीजिए दोस्तों, अब क्या दिक्कत है आपको रेशो बताने में, सब कुछ तो आपके सामने है। ठीक है, देखो इधर बता देता हूं मैं। ठीक है, देखना x की वैल्यू 60 आ चुकी है, तो मुझे ये बताइए आप p का मान क्या माना था, x, और x का मान क्या आ गया, 60। तो p का मान हो गया 60। ठीक है, q का मान क्या हो जाएगा, 60 और 30 90, और r का मान क्या हो जाएगा, 60 और 90 150, 60 और 90 150। ओके, ये है p q r की वैल्यू। ओके, लेकिन रेशो बताना है तो बता दीजिए। रेशो बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कट रहे हैं देखो 30 से, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 30 पंजे 150। तो कितने का रेशो आ जाएगा, 2 3 5। कितने का रेशो आ जाएगा हमारा, 2 3 5, 2 3 5। और यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो देखकर हमें बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 3 5 कहीं है भी या नहीं है। तो 2 3 5 हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही। तो उम्मीद करता हूं आपके बिल्कुल बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा है। तो अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, थोड़े पहले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़े टेक्निकल हैं, बट मस्त हैं और मस्त ही समझ में आएंगे। बस आप मस्त तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखना एक व्यक्ति ने अपने पेन
अपने चार मित्रों में ए बी सी डी के, है ना, बीच किस रेशो में बांटे हैं? 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में बांटे हैं। तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बताना है। समझना क्वेश्चन, अभी मुझे पता है अभी आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो व्यक्ति है ना, जो इसके पास बहुत सारे पेन हैं, है ना, अब हमें ये बताओ, अब इसको जितने पेन इसके पास हैं वो सारे पेन इसे अपने चार मित्रों में बांटने हैं, ओके, और इस रेशो में बांटने हैं। तो ये बताना है कि उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए ताकि वो अपने चार मित्रों में पेनों को इस रेशो में बांट सके। अब देखना, पहली बात, इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली बात, इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि अभी ये अपॉन की देखो 1/3, अभी क्या पता चलेगा 1/3 भाग, तिहाई भाग, चौथाई, पांचवा भाग, छठा भाग, है ना, इन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, है ना, उसके बाद फिर देखना कितना सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें 3, 4, 5 और 6 इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 60, क्योंकि 60 इन सब से कट रहा है ना। चलो जी, तो 3 से 60 कितनी बार कटा, 20 बार, क्योंकि 20 दिया 60। 4 से कितनी बार कटा, 15 बार, है ना। 5 से कितनी बार कटा, 12 बार, और 6 से कितनी बार कटा, 10 बार। 6 से कितनी बार कटा, 10 बार। आज मैं इस बात को शायद चौथी बार बता रहा हूं आपको, शायद चौथी बार, है ना। 2 बार तो पक्का बता ही चुका हूं, हो सकता है 3 बार भी, लेकिन लग रहा है मुझे जैसे 4 बार। अगर कम बार बताया हो तो आप माइंड में नहीं करना, ठीक है, कि कभी ये सोचो कि बताया तो 2 बार है और बता 4 बार रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे तो। बट हाँ, मैंने ये बात बताई है आपको कि अगर रेशो हो और वहां आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने के बाद उस जो बटे में जो एलसीएम लेते हैं उसे छोड़ देते हैं, मतलब इस 60 को छोड़ देंगे। अब तो जब इसे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा फिर, 20, 15, 12 और 10, ये एलसीएम आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुकी है एबीसीडी की। कहने का मतलब ये हुआ आप क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति ने जितने उसके पास पेन हैं उन सभी पेनों को इस रेशो में बांटा है, सभी पेनों को इस रेशो में बांटा है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है उसके पास न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए। देखो, पेन उतने होने चाहिए उसके पास ताकि इन सब से क्या हो सके, वो कट सके, इन सब से कट सकें, उतने पेन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि मेरी बात समझना, ये भी समझाता हूं मैं लॉजिक। मैं अगर आपसे ये बोलूं 10 रुपए हैं और 10 रुपए को मैंने 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया है ना, दो व्यक्तियों के बीच मैंने 10 रुपए 2 व्यक्तियों के बीच 2:3 के अनुपात में बांट दिए हैं, तो बताइए, और दोनों पे इंटीजर की फॉर्म में रुपए आने चाहिए। अब देखना, तो क्या करेंगे हम, 3 और 2 5, 5 दूनी, कट रहा है ना ये, तो ये कंप्लीट कटना चाहिए, तब जाके इन पे मतलब बराबर, मतलब वो जो रुपए आएंगे वो क्या आएंगे, इंटीजर की फॉर्म में आएंगे, पूर्णांक की फॉर्म में। अब ये बताओ, किसी व्यक्ति पे अगर आधा पेन आ गया तो उस आधे पेन का उसे करना क्या है, ठीक है, उसे पेन तो कंप्लीट चाहिए ना, है ना, तभी तो बात बनेगी। आधा पेन आ जाए, तिहाई, चौथाई, तो उसका क्या है, तो फायदा ही नहीं है ना। पता चलिए उस पर 5वां पेन आ रहा है, 5वां भाग, 5वें भाग में तो उसके हाथ कैप ही लगेगा केवल, और कैप का क्या करेगा वो, बताओ, उससे तो लिख भी नहीं सकता। इसलिए जो मतलब जो पेनों की संख्या है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि इन सब से क्या हो, कट सके। अगर इन सब से कट रहा है तो समझना हर एक व्यक्ति के पास जो पेनों की संख्या आएगी वो इंटीजर की फॉर्म में आएगी, पूर्णांक की फॉर्म में आएगी, है ना। इसलिए तो अब देखो, इन्हें जोड़ के देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। देखो 20 और 10 30, है ना, 30, 30 और 12 क्या हो गए, 42, 30 और 12 42, 42 और 15 क्या हो गए, 57, 42 और 15 क्या हो गए, 57। तो उसके पास जो पेनों की संख्या होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए ताकि 57 से पूरी पूरी कट सके, 57 से। तो ऑप्शन देखते हैं, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है 57, जो 57 से कट रहा है और छोटी से छोटी चाहिए। तो दोस्तों यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, 57। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो कुछ भी नहीं किया है, केवल एलसीएम लेते ही आंसर आ गया। सही है।
आ चुका है ना आपके समझ। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो तरबूज पे आ जाइए अब आप, है ना। देखो एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में दो टुकड़ों में काटा गया है। एक तरबूज के दो पार्ट कर दिए 3:5 के अनुपात में। फिर कहा है उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दो बार काटा गया है। तो बताइए, क्योंकि 3 पार्ट हो चुके हैं अब तरबूज के, सबसे पहले 2 पार्ट किए थे, 2 पार्ट में जो छोटा पार्ट है वो अलग रख दिया और जो बड़ा था उसके फिर 2 पार्ट कर दिए। तो एक पार्ट जो अलग रखा था वो, और एक 2 पार्ट ही हो गए, तो टोटल 3 पार्ट हो गए। और इन तीनों पार्ट का रेशो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखना कैसे बताना है इसे। एक काम करते हैं, पहला जो तरबूज था, ये वाला जो तरबूज है, ये जिसके 2 भाग किए थे, मान इसके क्या भाग, इसके किस किस रेशो में बांटा था ये, है ना, 3:5 के अनुपात में। ठीक है, 3:5 के अनुपात में इस तरबूज को काटा गया था, 2 भाग किए गए थे, है ना। चलो अब कुछ इस पूरे तरबूज का वेट कितना था, क्वेश्चन में कहा गया एक तरबूज को भार के अनुसार, भार बोलते हैं वेट को, वजन को। ओके, तो हमें नहीं पता है इस तरबूज का वेट कितना है, अपने पास से मान लेते हैं। इसे किस किस रेशो में काटा गया है, 3:5 के अनुपात में। तो कुछ भी मान सकते हो आप, x मान सकते हो, y मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो मान सकते हो। तो मेरे अनुसार तो दोस्तों कुछ ऐसा मानना चाहिए ताकि इन दोनों के योगफल से कट जाए, है ना। 5 और 3 कितना बैठ रहा है, 8। तो कुछ ऐसा मानो जो 8 से कट जाए, तो मैंने 8 ही मान लिया ये 8 के, ठीक है, ये है ना। मान लिया उस तरबूज का वेट कितना था, 8 किलोग्राम, ग्राम जो भी तुम समझना चाहो, किलोग्राम ही समझो, ठीक है, ग्राम में तो नहीं होता है वो, है ना। मान लिया वो जो तरबूज था उसका वेट 8 किलोग्राम था और उसके 2 भाग कर दिए हैं। ये पहला भाग है और ये कौन सा भाग है, दूसरा। किस किस रेशो में बांट दिए हैं, 3:5 के अनुपात में काट दिए हैं वो, ठीक है। तो अब 3:5, देखो पहला भाग 3:5 के अनुपात में। अब भाई इसका तुम सोल्व करोगे ना तो 3 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ 8 किलोग्राम के तरबूज को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। एक भाग 3 किलोग्राम का है और दूसरा भाग कितना है, 5 किलोग्राम का, ठीक है। एक भाग 3 किलोग्राम का, दूसरा भाग 5 किलोग्राम का। अब आप ही बताओ कि एक 3 किलोग्राम का भाग है, एक 5 किलोग्राम का, तो इन दोनों में से बड़ा भाग कौन सा है, 5 किलोग्राम वाला। ये क्या है, बड़ा, ओके, और ये क्या है, छोटा। तो छोटा हमें ऐसे ही रख देना है, छोटे का कुछ नहीं करना है, अलग रख दो इसे बिल्कुल, 3 किलोग्राम का, ओके। अब जो बड़ा भाग है उसके फिर दोबारा से 2 पार्ट करने हैं। 5 को यहां ले लीजिए, 5 ले लिया हमने यहां, इसके फिर 2 भाग करने हैं, है ना। किस किस अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, ओके। अच्छा, अब ये दूसरा भाग है, देखो ये सबसे पहला भाग था, ये दूसरा था, इसके ये 2 भाग कर दिए। अब ये भाग क्या हो गया है हमारा, ठीक है ना। अब ये भाग क्या हो गया है हमारा, खत्म, क्योंकि इसके 2 भाग कर दिए थे हमने, ये 5:7, है ना। अब 3 भाग ये हैं, 1 2 3, इन तीनों भाग का रेशो बताना है। अब एक काम करते हैं, देखो ये जो भाग है ये कितना है, 3 किलोग्राम का, इसका ये निकालो, ये भाग कितने का होगा, है ना। ये भाग कितने का होगा, 5:7। तो 5 रुपए है मतलब, और उन्हें 2 अनुपात में बांट दिया है, 5:7 के अनुपात में। तो ये वाला भाग जो है, ये कौन सा भाग है, सेकंड भाग, और ये कौन सा भाग है, थर्ड भाग। तो ठीक है, देखो फर्स्ट भाग जो है, यहाँ जो फर्स्ट भाग है वो कितना है, 3, फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है। सेकंड भाग कितना हो जाएगा, सेकंड भाग, है ना, वो कितना आ जाएगा भाई, सेकंड भाग क्या आएगा, 5, है ना, गुणा, सेकंड निकालने हैं तो 5 बटे दोनों का योगफल, 5 बटे दोनों का योगफल, 7 और 5 क्या हो गए, 12, है ना। तो क्या हो गया, 5 पंजे 25 बटे 12, है ना, 25 बटे 12। तो पहला भाग कितना है, 3, दूसरा भाग कितना आ गया है, 25 बटे 12। अब देखना तीसरा भाग, है ना, तीसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग तो 5 गुणा 7 और बटे दोनों का योगफल 12। तो 7 पंजे क्या हो गया, 35 बटे 12, ये हो गया तीसरा भाग, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को हुआ समझिए, है ना। पहला भाग ये आ गया है, दूसरा भाग ये आ गया है, तीसरा भाग ये आ गया है, तीनों का रेशो बताना है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला भाग कितना था, 3, रेशो, दूसरा भाग 25 बटे 12, तीसरा भाग 35 बटे 12, ओके। यहाँ 1 मान लिया।
है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ये रेशो, क्योंकि देखो सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ एलसीएम क्या ले लेंगे हम, 12, है ना। 12 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 अनुपात 25 अनुपात 35, और बटे में जो 12 एलसीएम लिया था उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अभी बताया था रेशो में अगर एलसीएम लेना हो तो बाद में अपना काम करने के बाद उसे हम छोड़ देते हैं। तो यही हमारा आंसर आ चुका है, 36 अनुपात 25 अनुपात 35, मतलब उन तीनों भाग का रेशो यही होगा। ओके, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए हो, क्योंकि देखो थोड़ा सा टेक्निकल तो है बट हाँ इजी है वैसे, है ना। समझने के बाद तो इजी ही लगता है सब कुछ। तो ओके, इसका ऑप्शन देखना कौन सा करेक्ट करूं दोस्तों, बताओ जल्दी से। इसका ऑप्शन 36 25 35, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है सब बात, ठीक है। देखो बीच बीच में मैं अलग हो जाता हूं, ठीक है। तुम उस टाइम में जब मैं अलग हो जाता हूं तो वीडियो को पॉज करके या कैसे भी, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। दोस्तों प्लीज नोट्स के साथ पढ़ें, नोट्स बनाते रहें क्वेश्चन के, ठीक है, ध्यान से लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहें। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके बेहतरीन समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है हीरे वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कल कौन कौन दे पाता है या फिर कोई भी नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और एक मुस्कुराहट के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।